हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग यह स्टडी करेंगे कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें प्रजनन कैसे होता है, वे नए पौधे का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हमको क्या पढ़ना है, पौधों में जनन कैसे होता है, कौन से पौधे, पुष्पी पौधे, जिन पौधों में पुष्प का निर्माण होता है उन पौधों को हम लोग पुष्पी पौधे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे पुष्प क्या होता है, पुष्प के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पुष्प, आपके सामने पुष्प का एक चित्र बनाया गया है। यह एक संपूर्ण पुष्प है। पुष्प का निर्माण प्ररोह के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्ररोह के द्वारा होता है। प्ररोह को इंग्लिश में शूट कहा जाता है। पुष्प का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्ररोह, और इसे शूट कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो तना और पत्ती हैं उसके द्वारा ही पुष्प का निर्माण होता है। तना और पत्ती को एक साथ हम लोग प्ररोह कहते हैं। तना और पत्ती को एक साथ क्या कहा जाता है? प्ररोह कहा जाता है। तो जो पुष्प खिलते हैं या बनते हैं पौधों पे, उनका निर्माण किससे होता है? प्ररोह के द्वारा होता है। ठीक है, पुष्पी पौधों का एक आकर्षक एवं प्रजनन अंग होता है। बहुत ही आकर्षक होता है, बहुत सुंदर लगता है। आप लोग अपने घर में क्या करते हैं, कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं जिनमें पुष्प खिलते हैं, तो यह बहुत ही आकर्षक प्रजनन अंग होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो यह क्या है? पुष्पी पौधों का प्रजनन अंग होता है। पुष्पी पौधों में पुष्प का निर्माण प्रजनन काल में होता है। हमेशा पुष्प नहीं खिलता है पौधों में। कब खिलता है पुष्प? प्रजनन काल में। प्रजनन काल, काल का मतलब समय, तो प्रजनन काल में ही क्या होता है? पुष्प का निर्माण होता है। सभी पौधों का भिन्न भिन्न क्या होता है? जीवन काल होता है, और इसलिए सभी पौधों में जो प्रजनन काल होता है वो अलग अलग समय पे आता है। जैसे मटर के पौधे की बात करते हैं तो इसका पौधा 3 महीने में ही अपने जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे आम का पौधा हुआ या कोई दूसरा पौधा हुआ या वृक्ष हुआ। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जो मटर का पौधा है इसमें लगभग 1 महीने के बाद ही क्या होता है? पुष्प खिल जाता है। लेकिन अगर किसी आम के वृक्ष की या पौधे की बात करते हैं तो आम के वृक्ष में लगभग 5 वर्ष के बाद ही पुष्प खिलते हैं। आप लोग देखते हैं जब बौर आता है आम का तो वो लगभग 5 वर्ष का हो चुका होता है, तभी 5 या 10 वर्ष के बाद ही क्या होता है? पौधों में पुष्प लगते हैं। किस पौधे में? आम के पौधे में। आप लोगों ने बांस का पौधा देखा होगा या इसका नाम सुना होगा। ठीक है, बांस के पौधे में क्या होता है? 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्प खिलता है। ठीक है, 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्प का निर्माण होता है या पुष्प खिलता है। इसी प्रकार से बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न समय पे क्या होते हैं? पुष्प का निर्माण होता है और उनमें प्रजनन होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, पुष्प किसका रूपांतरण है? प्ररोह का। यह एक आकर्षक और प्रजनन अंग होता है, और इसका निर्माण कब होता है? प्रजनन काल में होता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि पुष्प में, एक पूर्ण पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। किसी संपूर्ण पुष्प में कुल 4 प्रकार के भाग होते हैं। बाह्यदल पुंज, दल पुंज,
पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स कहा जाता है, दलपुंज को कोरोला कहा जाता है, पुमंग को एंड्रोसियम कहा जाता है, जायांग को गाइनोसियम कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहला जो अंग होता है, जो पहला भाग होता है, बाह्य दलपुंज है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? बाह्य दलपुंज। ये जो पुष्प के भाग हैं ये चक्र में उपस्थित रहते हैं। कैसे उपस्थित रहते हैं? चक्र में। ठीक है, बाह्य दलपुंज सबसे बाहर का चक्र होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है? सबसे बाहर का चक्र होता है। बाह्य दलपुंज बाहरी चक्र होता है, बाहरी चक्र होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पुष्प है, पुष्प में यहाँ पे यह जो पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये होता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दल होता है और बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो जो बाह्य दलपुंज होता है यह बाह्य दलों का समूह होता है, बाह्य दलों का समूह होता है। बाह्य दलपुंज में बहुत सारे बाह्य दल उपस्थित होते हैं और ये चक्र में उपस्थित होते हैं और यह पुष्प के सबसे बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहर का जो चक्र होता है। यह कैसा होता है? हरे रंग का होता है, हरे रंग का, पत्ती जैसा हरे रंग का होता है। और ये सामान्यतः इसका कार्य क्या होता है? जब पुष्प खिले नहीं रहते हैं, मुकुल अवस्था में रहते हैं, बंद रहते हैं, तब यह पुष्प को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? बाह्य दल। ठीक है, समझ में आया? अगला भाग या अगला अंग क्या है? दलपुंज। दलपुंज। ठीक है, देखिए दलपुंज क्या होता है? दलपुंज को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। दलपुंज अनेक दलों का समूह होता है। दलपुंज क्या होता है? अनेक दलों का समूह होता है, अनेक दलों का समूह होता है। यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यह दल है। जो दल होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेटल। दल को क्या कहते हैं? पेटल कहा जाता है। ठीक है, तो दलपुंज अनेक दलों का क्या होता है? समूह होता है। ये विभिन्न रंग के होते हैं और आकर्षक होते हैं। तो ये किस रंग के हो सकते हैं? लाल, पीला, नीला, गुलाबी। ठीक है, इसी प्रकार से ये भिन्न भिन्न रंग के होते हैं और कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो जब ये कीटों को आकर्षित करते हैं तो कीट रंगीन दल को देख करके आकर्षित होते हैं, पुष्प पे आकर के बैठते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? मकरंद को एकत्रित करते हैं या जूस को एकत्रित करते हैं। और फिर जब ये पुष्प पे बैठते हैं तो उनके शरीर के भाग से, जैसे पंख हो गया, पैर हो गया, बहुत सारे परागकण यहाँ से निकल करके चिपक जाते हैं और फिर जब वो किसी दूसरे पुष्प पे जा कर के बैठ जाते हैं तो वहाँ पर उनके शरीर में लगे हुए परागकण झड़ जाते हैं उस पुष्प के वर्तिकाग्र पे। इस तरह से जो दलपुंज होता है यह पर परागण की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो ये कीटों को आकर्षित करता है और क्या करता है? पर परागण में सहायता करता है। दलपुंज, इसका जो एक पंखुड़ी होता है, एक दल होता है, उसको क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगला भाग देखिए क्या होता है? पुमंग या एंड्रोसियम इंग्लिश में इसको कहा जाता है। देखिए पुमंग क्या होता है? पुमंग पुमंग
पौधे का या पुष्प का नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग होता है या नर भाग होता है। यह बाहर की ओर से तीसरा चक्र है। पहला चक्र बाह्य दल, दूसरा चक्र दल और तीसरा चक्र क्या हो जाता है? पुमंग का हो जाता है। पुमंग एक या एक से अधिक पुंकेसरों का समूह होता है। पुंकेसरों का समूह होता है। ठीक है, पुंकेसरों के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुंकेसर को स्टैमेन कहा जाता है, इंग्लिश में स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक पुमंग में दो भाग होते हैं। इसके सिरे पर, ये देखिए पुमंग है, एक पुंकेसर में दो भाग होते हैं, ये पुंकेसर है। इसके सिरे पर जो थैली जैसी संरचना होती है इसे परागकोश कहा जाता है और यह परागकोश एक तंतु से जुड़ा रहता है पुष्प के आधार से और इसे परागतंतु या परागकोश तंतु या तंतु कहते हैं। ठीक है, परागकोश को एंथर कहा जाता है और तंतु को फिलामेंट कहा जाता है। पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, परागकोश तथा तंतु। यह कौन सा अंग है? नर जनन अंग होता है। तो नर जनन अंग है तो यहाँ पे नर युग्मक का या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। इसलिए ये जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है परागकोश में? परागकण का निर्माण होता है। परागकण, परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? परागकोश के अंदर होता है। आगे देखिए, जायांग। जायांग क्या होता है? जायांग, जायांग पुष्प का मादा भाग या मादा जनन अंग होता है। क्या होता है? मादा भाग या मादा जनन अंग होता है। यह एक अथवा एक से अधिक स्त्री केसर का समूह होता है। क्या होता है? स्त्री केसर का समूह, स्त्री केसर का समूह होता है। देखिए यहाँ पे केंद्र में एक स्त्री केसर स्थित है। ठीक है, और किसी भी पुष्प में जो स्त्री केसर की संख्या है वो अलग अलग होती है। विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, तो किसी पुष्प में हो सकता है स्त्री केसर की संख्या 1 हो, किसी में हो सकता है कि 2 हो और किसी में हो सकता है 3, 5 या इससे अधिक भी हो सकती है। स्त्री केसर को अंडप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंडप। ठीक है, स्त्री केसर को अंडप कहते हैं और इसको इंग्लिश में कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल और पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, जायांग क्या होता है? स्त्री केसरों का समूह होता है। यह मादा भाग होता है और जो एक स्त्री केसर होता है उसको हम अंडप भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी एक स्त्री केसर में या अंडप में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर का जो शीर्ष पर सबसे ऊपरी भाग होता है इसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा, यह चिपचिपा होती है। कैसी होती है? चिपचिपे नेचर की होती है, जो परागकण को ग्रहण करने का कार्य करती है। जब परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं तो वह इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वर्तिकाग्र चिपचिपा होती है, इस वजह से वह क्या करती है?
परागकणों को चिपका लेती है या ग्रहण कर लेती है। अंडक का जो सबसे नीचे का फूला हुआ भाग होता है उस भाग को अंडाशय कहा जाता है। नीचे का सबसे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और इसके अंदर ओव्यूल या बीजांड स्थित होता है। क्या स्थित होता है? बीजांड स्थित होता है। और यह बीजांड क्या करता है? बीज का निर्माण करता है निषेचन के पश्चात। ठीक है, अंडाशय में बीजांड स्थित होता है और इसी बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। बीजांड में ही अंड कोशिका स्थित होती है। यहाँ पे अंड कोशिका एग सेल स्थित होती है जो निषेचन क्रिया में भाग लेती है। तीसरा भाग यहाँ पे क्या है? वर्तिका। यह मध्य भाग होता है। कौन सा भाग है? स्त्रीकेसर का मध्य भाग है और यह नालवत होती है, एक नलिका जैसी संरचना होती है जो वर्तिका और किसको? वर्तिका और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करती है। और जब यहाँ पे परागकण आकर के विकसित होता है, अंकुरित होता है, तो परागकण से परागनली का विकास होता है। तो ये वर्तिका परागनली को रास्ता प्रदान करने का भी कार्य करती है। तो ये पैसेज प्रोवाइड करती है किसको? पॉलन ग्रेन को। ठीक है, समझ में आया? तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय को एक साथ क्या कहा जाएगा? अंडप कहा जाता है। ठीक है, वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है और अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यह एक पुष्प की संरचना है और अगर पुष्प में सभी भाग उपस्थित होते हैं, पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं, तो पुष्प को संपूर्ण पुष्प कहा जाता है। क्या कहते हैं? संपूर्ण पुष्प। जिस पुष्प में बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग सभी उपस्थित हो उस पुष्प को संपूर्ण पुष्प कहते हैं। और जिस पुष्प में कोई भी एक भाग क्या हो? अनुपस्थित होता है, उस पुष्प को अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अपूर्ण पुष्प कहा जाता है जिसमें कोई भी एक भाग क्या हो? अनुपस्थित होता है। अगर पुष्प में मादा भाग अनुपस्थित है तो पुष्प को नर पुष्प कहते हैं और अगर पुष्प में केवल मादा भाग उपस्थित है तो हम पुष्प को मादा पुष्प कहते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प होते हैं जिसमें केवल एक ही अंग, नर अंग या मादा अंग उपस्थित होते हैं, तो उस पुष्प को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में क्या होगा? या तो नर भाग उपस्थित होगा या मादा भाग उपस्थित होगा, केवल एक ही उपस्थित होता है, या नर या मादा दोनों उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए पुष्प जिस आधार पे टिका रहता है, जिस पे बैठा रहता है, उसे पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। और जो पुष्प का डंठल होता है उसे पुष्पवृंत या पेडंकल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं पुष्प के डंठल को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं परागधानी या लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो आगे देखते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है। लघु बीजाणुधानी को ही परागधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी को ही क्या कहा जाता है? परागधानी कहा जाता है। और लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। देखिए आगे, लघु बीजाणुधानी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम
स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी को परागधानी भी कहा जा सकता है। परागधानी मीन्स पॉलन सैक। लघु बीजाणुधानी परागकोश में, कहाँ पर? परागकोश में स्थित होती है। देखिए यह क्या है? यह परागकोश है, परागकोश, और ये है इसका तंतु। ठीक है, तो जब परागकोश की संरचना की बात करते हैं तो परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होते हैं, द्विपालित। परागकोश में सामान्यतः दो पालियां होती हैं। ठीक है, दो लोब है यहाँ पे, देखिए एक पाली ये है, दूसरी पाली ये, पहला दूसरा, तो इसमें दो पालियां होती हैं और हर एक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। तो परागकोश द्विपालित और द्विकोष्ठी होते हैं। परागकोश कैसा होता है? द्विपालित और द्विकोष्ठी होता है। अगर हम परागकण की अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें लघु बीजाणुधानी की संरचना दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो दो कोष्ठ होते हैं, एक द्विपालित परागकोश में जो दो कोष्ठ होते हैं, इन्हीं कोष्ठ को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। आइए संरचना देखते हैं, कैसी संरचना होती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये एक परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, इसमें ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। हर एक लोब में दो कोष्ठक होते हैं, इन्हीं कोष्ठक को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं या परागधानी कहते हैं। तो एक परागकोश में कुल कितनी लघु बीजाणुधानियां स्थित होती हैं? चार लघु बीजाणुधानी। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां चारों कोने पर स्थित होती हैं। परागकोश या लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है, इसमें कुल 4 आवरण होते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना में या इसके बाहर कुल कितने आवरण होते हैं? 4 आवरण होते हैं। जो सबसे बाहर का आवरण होता है उसे बाह्य स्तर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाह्य स्तर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। दूसरा जो स्तर होता है उसे अंतः स्तर कहा जाता है। अंतः स्तर। इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। तीसरा जो स्तर होता है इसे मध्य स्तर कहा जाता है। मध्य स्तर। मिडल लेयर। मिडल लेयर। और सबसे अंदर की तरफ जो स्तर होता है, जो परत होती है, इसे टेपिटम कहा जाता है। टेपिटम। ठीक है, देखिए सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है ये होती है बाह्य परत। सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है इसे हम बाह्य परत कहते हैं। बाह्य परत इकहरी होती है और इसके नीचे स्थित होता है अंतः परत। इसके नीचे क्या स्थित होगा? अंतः स्तर या अंतः परत स्थित होती है। तो ये बाह्य परत है, बाह्य स्तर है। इसके नीचे इकहरी परत होती है किसकी? अंतः स्तर की। यह जो अंतः स्तर होता है यह काफ़ी मोटी होती है बाह्य परत की तुलना में। बाह्य स्तर की तुलना में जो अंतः स्तर होता है यह मोटा होता है।
अंतःस्तर क्या होता है, बाह्य स्तर से मोटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यह जो लाल रंग की परत होती है, यह कौन सी परत है, अंतःस्तर है। इसकी परत या जो कोशिकाएं होती हैं वह मोटी होती हैं। देखिए, दोनों जो परत हैं, बाह्य स्तर और अंतः स्तर, दोनों एकहरी होती हैं। इसके नीचे स्थित होता है मध्य स्तर या मिडल लेयर। मिडल लेयर 2 से 5, कितना, 2 से 5 स्तर का होता है। तो यहाँ पे स्थित होता है मिडल लेयर, और ये जो मिडल लेयर होता है 2 से 5 स्तर का बना होता है। मिडल लेयर में कितने स्तर होंगे, 2 से 5। मिडल लेयर में 2 से 5 स्तर होता है। ये जो काले रंग की परत है, स्तर है, यह क्या है, मिडल लेयर है। यह 2 से 5 स्तर की होती है। तो इसी तरह से सभी जगह ये परत स्थित होगी, 2 से 5। और सबसे नीचे की जो स्तर है टैपिटम, यह एकहरी परत होती है, लेकिन यहाँ पे जो टैपिटम की परत होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुकेंद्रकीय होती हैं। कैसी होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं। तो एक ही कोशिका में केंद्रकों की संख्या क्या होती है, 1 से अधिक होती है। सेम इसी प्रकार से चारों जगह संरचनाएं होंगी। ठीक है, तो टैपिटम की परत सबसे भीतर वाली परत होती है और यह बहुकेंद्रकीय परत होती है। एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक स्थित होते हैं। ध्यान से देखिए, जो टैपिटम लेयर है सबसे अंदर वाली परत है, और यह क्या करती है, जो परागकण बनते हैं लघु बीजाणु धानी में, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैपिटम परत क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और टैपिटम के बाहर जो बाह्य स्तर है, अंतः स्तर है और मध्य स्तर है, यह एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण होता है। जो यहाँ पर बीच में संयोजी उतक स्थित होते हैं, और इसी उतक से जो परागकोश होता है वह तंतु से जुड़ा रहता है, और वह तंतु जाकर के पुष्प से जुड़ जाता है। ठीक है, इस परागधानी के अंदर या बीजाणु, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे परागकण बनते हैं, और फिर ये परिपक्व हो करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जिस स्थान से परागकण बाहर निकलते हैं, ये परागकण है, परागकण, जिस स्थान से परागकण बाहर निकलते हैं, इस स्थान को रंध्रक या स्टोमियम कहा जाता है। रंध्रक या स्टोमियम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो अंतः स्तर होता है, अंतः स्तर की जो परत है यहाँ पे बहुत पतली होती है। जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं या परागकोश परिपक्व हो जाता है तो यहाँ से फट जाता है, और फटने के बाद यहाँ से परागकण बाहर निकलने लगते हैं। इसी प्रकार से सभी लघु बीजाणुधानी में क्या होंगे, परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। आगे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।